उसकी ब्लैक पैंट में जगह विशेष पर सफेद रंग का च्युइंगम बना हुआ था। क्या आदमी है इसने, कूल आदमी है यार, क्या कूल आदमी है ये। उषा जरा मार्केट में जाके बूम बूम लाना, तो मैं भी खा के इसके चिपकाऊंगा, देखता हूँ इसको कैसा लगता है। एक उनका राग होता है, हाँ, गा के हमारे जाहि बिस्तार वादे। कई बार आप उम्र में जब बढ़ते जाते हो तो कुछ संवाद ऐसे होते हैं पेरेंट्स के साथ आपके, जिस दौरान आप रियलाइज करते हो कि क्या ये वही आदमी है जो बचपन में मेरे साथ ऐसा कर रहा था। और बड़े गंभीरता से टीवी देख रहे हैं और ऐसे देखते थे, बोलते हाँ हम भी देखे, वो इंजीनियर 4-5 लोग नहीं बन पाया ना तो भूखे मर गया। कि हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि 4-5 साल बाद मैं कुर्सी पे बैठा रहूं और बोलूं कि भाई पानी लेके आ। मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का। बेटा पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ करो तो जरा सा उसको। मैं तो इस लेवल पे वेट कर रहा हूँ कि मैंने पंखे लगवाए तो रिमोट कंट्रोल वाले नहीं लगवाए कि अब तो बच्ची बड़ी ही होगी। कोई बच्चा खेलते रहेगा, चलता रहेगा, अचानक बॉलिंग कर लिया। उस वक्त कुछ 4 लाइन बोल दिया। मेरे से भिड़ने के पहले तू खुद सोच लेना क्या कर रहा है तू। इस तरह का संवाद बच्चा खुद से बहुत ज्यादा करता है। चप्पल पहन के आओ। आप गए चप्पल पहन। आप गए चप्पल पहनने, पापा गए बाजार। आप इतना बड़ा छलावा। नमस्ते, दी ललन टॉप के पॉडकास्ट चैनल ललन टॉप बाजा पर आपका स्वागत है। फिर से हमारा वही शो मध्यम वर्गीय, और फिर से हमारे साथ हैं संदीप जी। स्वागत है आपका, तहे दिल स्वागत है आपका आपके ही शो में। यार कितना बुरा लगता है यार, मतलब हम खुद से तहे दिल से हम अपना स्वागत करना चाहते थे, आप बिना मतलब खुद कर लिए। लाइन अच्छी लग गई थी मुझे कि दिल को तह करके मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, चलो हम स्वागत कर लेते हैं अपना। आप कमेंट पढ़ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अरे यार सबसे ज्यादा इन दिनों ने यार 2 चीजों के लिए शिकायत है। एक चश्मे के लिए, हाँ। और दूसरा स्टूडियो के लिए। तो स्टूडियो तो बदला है, तो बदल चुका है। और चश्मा का रीजन आपके पास वैलिड है, आप बता दीजिए कि हम चश्मा क्यों पहन रहे हैं। मैं नया पिता बना हूँ, आँखों के नीचे काले घेरे हैं, इसलिए मैं चश्मा लगा के इस क्लोजअप वाले शॉट में उस काले घेरे को छुपाना चाहता हूँ। इसलिए मैं चश्मा लगा लेता हूँ और आपको भी चश्मा लगवा देता हूँ। और कारण कई हैं, लेकिन ये बहाना जो है वो सारे बहानों का बाप है। तो पेरेंटिंग पे जो हमने आपको टिप्स दिए थे, टिप्स दिए थे, कितने काम आ रहे हैं? टिप्स बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं, लेकिन एक कोई मेरे को टिप दे दे कि उसको सही समय पे सुलाना कैसे। वो भैया किस्मत का खेल है वो। मतलब लोग बोलते हैं ना कि किस्मत पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। कौन सा बच्चा कब सोएगा, क्या वो रात में सोएगा, ये सब किस्मत का खेल है। इसमें कोई नहीं बता सकता, कोई दवा नहीं दे चलते, कोई दवा किसी काम का नहीं, कई बार दुआ भी किसी काम की नहीं। बस प्रभु पे छोड़ दीजिए, और सोना है तो सोएगा बच्चे को या बच्ची को, वो डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ पे जाग जाती है, पता। वो मेरी सांस लेने की आवाज़ पे भी जाग जाएगी। पूरा ध्यान दिया गया मालिश पे। एक्सपर्ट हो चुका हूँ मैं खुद भी मालिश का। मेरे को पता है कि कब सरसों का तेल नहीं लगाना है और सिर्फ जैतून के तेल पे कब खर्चे करते जाना है। अभी तक कोई ऑलिव ऑयल का नहीं दिया सजेशन? नहीं, ऑलिव ऑयल ही लग रहा है। अच्छा, ऑलिव ऑयल ही लग रहा है। हाँ। अच्छा, जैतून उसी का नाम है क्या? जैतून वही तो। देखो हम इतने मध्यम वर्गीय हो चुके हैं कि हम जैतून और ऑलिव ऑयल का फर्क नहीं जानते हैं। तो ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद। तो सिर्फ जैतून का तेल? सिर्फ जैतून का तेल नहीं यार, तेल वाले कॉन्सेप्ट में पुराना वाला देहाती कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। सरसों का। सरसों के तेल में दिक्कत है कि सरसों का तेल ऐसा रहा है ना कि आप लगा दो तो रोते रोते रुकेंगी नहीं। गड़बड़ तेल आ रहा है। वो कोल्ड प्रेस और कच्ची घानी और वो सब वाला मामला है ना, ये मशीनों से निकाला जा रहा है, तो उसमें एक कड़कपन रहता है। आप घर में जो खाने के लिए तेल यूज करते हैं, आप किसी दिन सिर पे लगाइए, आपकी आंखें जलेंगी। आप कैसे लगा देंगे वो बच्चे को? या तो गाँव से मंगवाइए, तो उसमें बहुत पर देखो कितना, अब ये सारी बातें हम तुमसे कर रहे थे, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कितना बारीक बात कर रहे हो तुम। कि उसकी आंखों में तेल का झांस ना लगे, उसका सिर पूरा गोला जैसा रहे, इसलिए राई के तकिए बनाए जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ऐसे थे क्या? अरे बिल्कुल रहे। नहीं, हम लोगों के याद में तो उनकी कुटाई है। क्योंकि हम तब याद रखने वाले हो गए। हाँ, तब हम लोगों को तो लगता है कि हमारे दुश्मन, अगर हमने मतलब लाइफ में कई दुश्मन आपके बनते हैं। दुश्मन आप चाहे उस शब्द के लिए कोई भी और शब्द इस्तेमाल शुरू में तो लगता है असली दुश्मन, और ये वो कहते भी हैं कि तुमको लगता है हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। हाँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ एकदम बिल्कुल।
आपको क्या लगता है कि दुश्मन है, और दूसरा झूठ कितना बोलते हैं? अभी तो तुम तो बहुत तरली हो, मैं तो बहुत सारे झूठ बोलता हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा क्या झूठ बोलते थे? मेरे मम्मी पापा का दोपहर को हम लोग मम्मी को बहुत परेशान किया करते थे। मम्मी मूंगफली की पट्टी बना दो, छुट्टियां जब चलती थी या फिर जब स्कूल नहीं जाते थे कि ये कर दो वो कर दो, तो मम्मी सो जाओ किचन में, वो बैठा है लकड़बग्घा बैठा है, और लकड़बग्घे की हम लोग शायद मैं और मेरी बहन 20-25 साल तक, जब तक हमने चिड़ियाघर में लकड़बग्घा नहीं देखा था, हमारे दिमाग में एक इमेज थी कि लकड़बग्घा कैसा होता है। लकड़बग्घा एक बहुत बड़ा जीव होता है, 4 पैर होते हैं उसके, और ये भी बता दिया था मम्मी ने कि लकड़बग्घा अगर भूखा रहता है तो अपना ही पैर खा लेता है पीछे वाला। और लकड़बग्घा 4 पैर होते हैं उसके, लेकिन वो 2 पैरों पे भी चल सकता है, और उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। मम्मी हमेशा ये कहती थी कि किचन में जाओगे, लकड़बग्घा आएगा, लंबी सी पूंछ फैलाएगा, गले में बांधेगा, उठा के ले जाएगा। तो लकड़बग्घा हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और कभी ऐसा हुआ करता था, सियार आते थे हमारे गाँव में, तो अगर हम वहाँ पे सो रहे हैं, द्वार में सो रहे हैं या आंगन में सो रहे हैं, और महोख एक हुआ करता है पक्षी जो महुआ खाता है, और वो कभी कभी आके पार्टी कर जाता था इस पे छप्पर पे, या छज्जे फिर पे। सियार, हाँ, या फिर सियार आके खप्पर पे मतलब, और सियार आके बाहर बरामदों की ओर या खुले हुए एरिया में पार्टी कर जाता था कभी। तो यही कहती थी लकड़बग्घा आया था, कल रात को तुमने ऐसा किया था ना, कल शाम को तुमने ऐसा किया था सियार। फिर झोली बाबा या जोगा बाबा, जोगा बाबा तो थैले आपके में टाइम बैग में रख लेंगे। हाँ, आते जोगा हैं बच्चों बाबा, को बैग में रख के लेके जोगा चले जाते। बाबा आएगा, थैले में लेके ले जाएगा। और बाबा का मतलब कुल मिला के लोग झूठ मूठ के बोलते हैं कि समाज में बाबा के खिलाफ अब माहौल बना है। हाँ। बाबा के खिलाफ माहौल तो हमारे माँ पिता ने ही बनाया था, बाबा जी तो तब से विलन थे, तब से भी। भले फेसबुक पे कहे कि लेकिन इतना इमेजिनेटिव हम लोग नहीं है, नहीं है। हम लोग जो बच्चों को डरा रहे हैं सिर्फ सुई पर हैं, हाँ हाँ हाँ, सुई लगवा देंगे। सुई लगवा देंगे। इस इमेजिनेशन कहाँ है? लकड़बग्घा नहीं बुला रहे हो, बाबा नहीं आ रहे हैं झोली लेके, कहाँ इमेजिनेशन है? वो इतना डरा के रखती थी मेरी मम्मी तो, कि स्कूल से आ रहे हो और सीधे घर आना है तुमको, किसी से बात नहीं करनी है, वरना बाबा आएगा एक और चुपके से ऐसे कुछ हाथ में तुम्हारे छुआ देगा दवाई, और तुम उसके पीछे 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 चले जाओगे मंत्रमुग्ध होकर। तो हमारे आसपास से अगर कोई गुजरता था तो हम डर जाते थे कि बस ये आ रहा है दवाई लगाने के लिए। नहीं, मैंने इसमें ना, मैं एक दिन हम बहुत सोचे कि इसको थोड़ा इमेजिनेटिव, मैंने अपने बेटे के अंदर ना डर पैदा करने के लिए थोड़ा सोचा कि अपनी इमेजिनेशन पे काम करते हैं। वो बहुत बदमाश, मतलब हर बच्चे होते हैं और उन्हें होना भी चाहिए। अगर बच्चे बदमाश नहीं हैं तो हमारी उम्र में तो बदमाशी नहीं करनी चाहिए, ये तो तय है। तो हमने क्या किया, उसको एक जानबूझ के हॉरर फिल्म दिखाई, ताकि उसके अंदर एक रहे कि कोई ऐसा जानवर या एक इंसान है जिसकी शक्ल हमारे पापा और मम्मी की शक्ल से नहीं मिलती है, उससे डरना होता है। अब वो इमेजिनेशन ऐसा काम कर गया कि हमारे फायदे में भी नुकसान होने लगा। अब उसके अंदर डर बैठ गया। तो हम बच्चे क्यों पैदा करते हैं? देखिए, लोग चाहे जितना बोले कि हम अपनी खानदान, अपने वंश को आगे ले जाना पड़ता है, नहीं। मेरे मन में एक भाव ये है कि हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि 4-5 साल बाद मैं कुर्सी पे बैठा रहूं और बोलूं कि भाई पानी लेके आ। मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का। हाँ, पानी लेके आ। सुनो, वो बेटा पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ करो तो जरा सा, उसको स्विच ऑफ करो। अब जो फायदा मैं उठाना चाहता था उससे, बीच में टोकूंगा। मैं तो इस लेवल पे वेट कर रहा हूँ कि मैंने पंखे लगवाए तो रिमोट कंट्रोल वाले नहीं लगवाए, कि अब तो बच्ची बड़ी ही होगी तो बंद ही करेगी। तो अब इसका नुकसान हमको क्या हुआ है कि उस भूत का डर उसके अंदर बैठ गया। अब वो मेरे, मतलब जिस रूम में हम लोग हैं उस कमरे से दूसरे कमरे में अगर बत्ती ऑफ है और मैंने कह दिया पानी लाओ, जा ही नहीं सकता। अब मेरे इमेजिनेशन का नुकसान मुझे हो गया। तब तो आप चाह के भी दूसरा नहीं कर सकते। भूत ने उसकी सारी प्रॉपर्टी बचा दी, इकलौता वारिस वही रहेगा भूत के कारण। पेरेंटिंग में एक भाव आपको बता देते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि बच्चे अपने प्रॉपर्टी में अपने हिस्सेदारी को लेकर सीरियस नहीं होते हैं उस उम्र में, नहीं। 4-5वें साल से आपका बच्चा ये इंश्योर करता है कि माता पिता के बीच में वही सोए। उसका मकसद चाहे जो भी हो, नतीजा ये है कि हिस्सेदार नहीं मिलता प्रॉपर्टी में। एक ना वहाँ के बड़े फेमस स्टैंड अप कॉमिक हैं
कनाडा में रहते हैं और आपने अभी भारतीय मूल के हैं, रसेल पीटर, सुना है ना आपने, देखा? भारतीय मूल के? हाँ, भारतीय मूल के रसेल पीटर, उनके फादर इंडियन मूल के हैं। अच्छा। ठीक है। रसेल पीटर ने एक बहुत अच्छा उनका स्केच है, 10-15 साल पुराना स्केच है। उसमें वो कहते हैं कि वाइट फोक्स स्टार्ट बीटिंग अप योर किड्स। तो वो अपने घर का पूरा बताते हैं कि कैसा माहौल होता है। हम ब्राउन बच्चे, मतलब वहाँ के लिए तो ब्राउन बच्चे मतलब यहाँ के इस समाज के लड़के जो बच्चे, और वो एक तरह से आप समझ रहे हो, हंसाने के बहाने बता रहे हो कि कैसा कल्चर है हमारे यहाँ। ये कल्चर धीरे धीरे जा रहा है इंडिया से, बच्चों को पीटने वाला। लेकिन हम तुमको एक किस्सा सुनाते हैं जिससे तुमको लगेगा कि ऐसे बच्चों को पीटने के अलावा क्या उपाय है। पेरेंटिंग में सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि माता पिता ही पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। हकीकत ये है कि तुम देखो, अगर सही बात है, स्कूल के टीचर और जितने मतलब शिक्षक शिक्षिका जो भी आपकी ज़िंदगी में, वो भी आपकी पेरेंटिंग का हिस्सा है। वो भी आपके लिए पेरेंट है, क्योंकि दिन के 5 घंटे आप उनके मतलब दिशा निर्देशन में पूरी तरह से बिता रहे हो। तो हम एक किस्सा सुनाते हैं और फिर बताना कि क्यों नहीं कूटे, ऐसे बच्चे क्यों नहीं कूटे जाने चाहिए। हम लोग क्लास, पता नहीं हमको उस समय क्लास 6-7 में रहे होंगे। तो 6-7 में रहे थे, तो हम लोग के एक सर थे, पंकज सर, शिक्षा, अंग्रेजी की शिक्षा देते थे और दीक्षा भी बढ़िया से देते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा क्लास में एकदम लगातार चलती रहती थी। मुक्का उक्का पकड़ के दोनों जांघों के बीच में सिर फंसा के ढूम ढूम अगर पकड़े गए तो एकदम बढ़िया से तबला उबला जो बजा सकते हैं आपके शरीर पे। ऐसे टीचर फेमिनिस्ट होते थे, लड़के लड़कियों में भी बहुत अंतर नहीं करते। नहीं, किसी में अंतर नहीं। उसके बाद तो ये हथियार के बाद मतलब कि कौन सा सामान हथियार बन जाए, कलम को 2 उंगलियों के बीच में रख दिया और ऐसे दबा दिया। मतलब पीड़ा, मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर का लोग मर्डर करके करवाते होंगे 3rd डिग्री टॉर्चर, हम तो पढ़ के भी करवाएं। तो शिक्षक थे, तो उनके हम लोग बैक बेंचर टाइप के बच्चे, 4 लड़के, तो ऐसे बेंचेस होते थे 1 2 3 4। तो हम लोग आखिरी बेंच वाले हम आदमी थे, झूठ नहीं, इसमें घमंड के साथ है, बैक बेंचर टाइप के लड़का थे। तो हम लोग क्लास में च्युइंगम खा रहे थे। अभी भी क्लास में च्युइंगम खा रहे थे, तो च्युइंगम खा रहे थे, तो इतने में पंकज सर की एंट्री हुई। तो सबको मालूम था कि शिक्षा बाद में देंगे, दीक्षा पहले मिलेगी इनसे, तो दीक्षा लेनी नहीं है। तो सबने च्युइंगम फेंक दिया, मैंने भी फेंक दिया। अब इस पूरे एपिसोड में मुझे ये नहीं मालूम है कि मैंने च्युइंगम कहाँ फेंका। मेरे पीठ पे खिड़की थी और मेरे आगे बेंच, ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है। क्लास का पीरियड खत्म हुआ, हम लोग, पंकज सर चले गए, तो हमारी आगे वाली सीट पर एक हमारा मित्र था रंजीत। तो गोल सिर वाली जो बात बताए ना, तो बेचारे का शायद बचपन में उसने राई के तकिए पे नहीं सोया होगा, तो उसका ये बल्ज आउट था। तो उसको हम लोग डबल ब्रेन बुलाते थे, नेम कॉलिंग था हमारे यहाँ। देखो यार, हम झूठ नहीं बोला चाहता, उसको डबल ब्रेन बुलाते थे क्योंकि उसका सिर यहाँ पीछे से हल्का उभार रहा था। तो रंजीत अपने सीट से उठने की कोशिश कर रहा था, तो उसे रियलाइज हुआ कि बेंच और उसके पिछवाड़े में पुट्ठे के बीच गुरुत्वाकर्षण फोर्स ज्यादा काम कर रहा है। तो रंजीत किसी तरह से उठ गया, और किस्मत इतनी खराब कि च्युइंगम अपनी जगह पे, मतलब च्युइंगम फेंका, पता नहीं किसने फेंका, हम चारों में, मैं अभी भी हम श्योर नहीं है कि किसने फेंका। रंजीत पूरे क्लास में ऐसे घूम घूम के अपनी सीट अच्छी तरह से गर्म कर रहा था। तो जब रंजीत आगे बढ़ा, बच्चों की आदत है ऐसे ऐसे करने की ना अपने क्लास में, ऐसे ऐसे करके, तो रंजीत जब आगे बढ़ा तो एक उसकी ब्लैक पैंट में जगह विशेष पर सफेद रंग का च्युइंगम बना हुआ था। सबने बोला, हे रंजीत, क्लास में क्या हो गया। रंजीत के लिए देखो यार, किसी के लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट था, और उसके बाद दुख पैसा गया, सब कुछ। अब रंजीत चले गए हमारे प्रिंसिपल सर के पास। प्रिंसिपल सर के पास शिकायत करने के लिए कि देखिए, पीछे 4 लड़के बैठे हैं, इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो हम चारों को लाइन हाजिर किया गया। आइए, तो हमारे प्रिंसिपल का नाम था, अभी भी हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं वो प्रिंसिपल नहीं थे, हेडमास्टर उनका पोजीशन था। तो उनका नाम था उनका नाम है DK देव। तो DK देव सर बहुत भारी आवाज़ में बोलते थे, और उनकी उम्र 60+ और अभी भी डंबल वगैरह करके पूरा फिट आदमी, बहुत ज़बरदस्त। वो डालते हैं, पोस्ट वगैरह डालते हैं अपनी फिटनेस वीडियोस डालते हैं। तो DK देव सर बहुत भारी आवाज़ में बोलते थे, किसने किया, इधर हो। तो चारों को लाइन हाजिर किया गया, सब लाइन हाजिर हुए, तुमने किया। सब नहीं, मेरे जो 3 साथी थे उन्होंने तो ये बोल दिया हमने च्युइंगम खाया ही नहीं।
और मैं बहुत देर से टेंशन में यार कि ये सीधे पलट गए यार, च्युइंगम खाए नहीं, अब हमारा आखिरी नंबर। तो टीके देव सर ने बोला कि तुम में से कोई जिम्मेदारी लो, नहीं तो मैं चारों पे 1000 रुपए के फाइन लगाऊंगा। और मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब 2100 रुपये मेरे मंथली फी होते थे हॉस्टल में रहने का, मतलब स्कूल की पढ़ाई का ना। 2100 रुपये में मैं पढ़ाई और हॉस्टल में रहना हो जाता था। 1000 के नोट बंद नहीं हुए थे, नए आए थे। 1000 रुपये का फाइन, मतलब तो मुझे अंदर से एहसास हुआ कि शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने च्युइंगम पीछे फेंका है, शायद मुझसे ही ये गलती हो गई होगी। तो हमने बोला कि यार काहे मेरे चक्कर में बाकी 3 फंस रहे हैं। एक तो तीनों ने झूठ बोल रखा है कि उन्होंने च्युइंगम खाया नहीं है। मैंने बोला कि सर मेरे से गलती हो गई हो। ओके ओके, कम संदीप क्या खा रही थी? तो बूमर उस समय अपने उफान में था, तो बूमर खा रहा है। तो हमारे यहाँ ना उस समय हाउस हेल्प होती थी, हर स्कूल में हाउस हेल्प भी होती हैं, बच्चों के स्कूल में हाउस हेल्प होती हैं। तो उनका नाम उषा था। तो कितना आदमी रॉ होता है अपने भाव को कि वो रंजीत के भावना को समझे हमारे डी के देव सर। और उन्होंने फिर एक पनिशमेंट तय किया जो वो बता रहे हैं। क्या बूमर? अच्छा उषा, जरा मार्केट में जाके बूम बूम लाना, तो मैं भी खा के इसके चिपकाऊंगा, देखता हूँ इसको कैसा लगता है। अब मेरे जैसे बच्चे क्यों ना च्युइंगम खाने का मन है, ऐसे ही बोल दो। वो लिटरली उषा जी को डायरेक्ट किए कि उषा जाके बूम बूम लाना, मैं भी इसके चिपकाऊंगा। और ऐसा बताएगा, एक होता है ना कि शिक्षक अपने बच्चे के सामने ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर, पर वो मतलब नो एक्सप्लिसिट कंटेंट था, लिटरली एकदम खुल के बोले कि इसको पनिश करना जरूरी है। तो अब मेरे जैसे बच्चों की कुटाई क्यों ना हो? क्या गलत है कुटाई में? गलती है, गलती से बच्चे ने कर दिया। खैर चलिए। बच्चे लेकिन अति उत्पाती होते थे। आप किस तरह के बच्चे थे जो सड़क पे एकदम लौट जाएं कुछ भी मांगने के लिए? आप उस तरह के थे? कैसे थे? नहीं, वो डर था हमारे पिताजी इस मामले में ना, वो 2 तरह के पेरेंट्स 2 किस्म के होते हैं। हमारे अंदर ना बाबूजी का बहुत डर था। उनकी आंखों में दिख जाता था कि वो अंडरटेकर है और मैं रिक फ्लेयर नेचर बॉय, पटक पटक के मारेंगे हमको। तो वो एकदम हम डरे रहते थे कि नहीं देख लिया उन्होंने, बस काफी है, मतलब अब हम नहीं, हो गया। मतलब स्थिति ये थी, समझो ना कि एक दुर्गा पूजा घूमने गए, बिहार में दुर्गा पूजा का बहुत बढ़िया मेला लगता है। दिल्ली उल्ली वाले लोग बोलेंगे कि चित्तरंजन पार्क, सीआर पार्क चल लेते हैं, पर बिहार में हर गली में, शहर में 10-20 मूर्तियां बैठती हैं और बहुत बढ़िया मेला लगता है। लोग घूम घूम के हर मूर्ति का दर्शन करते हैं, हर जगह प्रसाद खाते हैं। तो अब भागलपुर शहर की कहानी, उस समय पापा की पोस्टिंग भागलपुर में थी। तो हम चले गए और पिस्तौल, वो चुटपुटिया पट 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 जो चलता है, तो हमने, मतलब बहुत चंचल मन होता है यार। उस समय हम कितने साल के रहे होंगे, 8 या 9 साल का रहे होंगे। तो मम्मी को हमने बोला कि हमको पिस्तौल चाहिए। तो अष्टमी नवमी के दिन बहुत भीड़ होती है, और हमने नवमी के दिन पिस्तौल मांगा और मम्मी नहीं दिलवाई। घूम घाम के पापा को हमने देख लिया, पापा ने हमको घूर लिया है, तो हम समझ गए यहाँ नहीं मांग सकते हैं। पर हम घर में आके 10वीं के सुबह में, जिस दिन विसर्जन होता है बिहार में मूर्तियों का, हमने नाटक शुरू किया कि नहीं देते हैं ये वो। मम्मी ने पहले भरपेट सुनाया, बहुत ताने दिए, पढ़ने में मन नहीं लगता, तुमको गोली पिस्तौल चलाना है। अब उस चुटपुटिया से मैं कैसे गोली पिस्तौल चलाऊंगा? एकदम मम्मी पापा लोगों को ये समझ में नहीं आता कि दुनिया की हर उसकी वजह है, मेरी पढ़ाई लिखाई कैसी है, वो उस मांग को अलग रख के देखो, इस चीज को अलग रख के देखो। तो आप 2 दुनिया को मिला क्यों रहे हो? मैं तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उसको रखा है ना भाई। तो फिर मैं आ गया, मम्मी नहीं दे रही, तो हम नहाने गए। और आप खुद से संवाद बचपन से ही शुरू कर देते हैं। बचपन में सबसे ज्यादा बच्चा सबसे ज्यादा खुद से संवाद करता है। वो कई बार आपको दिखेगा ना कि कोई बच्चा खेलते रहेगा, चलता रहेगा, अचानक बॉलिंग कर लिया, उस बाद कुछ 4 लाइन बोल दिया, उस सबसे ज्यादा खुद से कनेक्ट मेरे से भिड़ने के पहले तू खुद सोच लेना क्या कर रहा है तू। इस तरह का संवाद बच्चा खुद से बहुत ज्यादा करता है। तो हम अपने से संवाद कर रहे हैं नहाते हुए। कोई तो प्यार करता नहीं है इस घर में, आज ही छोड़ देते हैं। नहाते हैं, मतलब नहा रहे, बाल्टी पानी डाल रहे हैं, रोते हुए, आंख में आंसू आ रहे हैं, इस घर में रहेंगे नहीं, एक बंदूक के लिए पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। और ऐसे रोते हुए बहुत फ्लो में निकलता है, बहुत, मतलब ना अंदर से टूटा हुआ रहता है बच्चा, अंदर से, कि इतने, मतलब आप
उस दिन माता पिता को गाली नहीं देने के अलावा सब कुछ बोल चुके रहते हो कि इनसे ज्यादा मतलबी आदमी मैंने नहीं देखा। अपना खरीदना रहता है तो बाइक ले आते हैं, एक पिस्तौल पुटपुटिया नहीं आ रहा है इनसे। इस तरह की बातें आप बोल रहे होते हो। हम संवाद के उस दिन मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था कि दिस इज इट। आज दिलीप कुमार सिन्हा और संदीप कुमार सिन्हा के रास्ते अलग हैं। मैं निकल पड़ूंगा, 8 साल का लड़का, मैं निकल पड़ूंगा दुनिया को जीतने के लिए अपने दम पर। सबसे पहला काम करूंगा बाहर जाके कि पिस्तौल खरीदूंगा। धारा की कोई जलेबी मुझको घर वापस नहीं ला सकती। नहीं, सब कर लिया, प्लानिंग तय हो गई थी। हम उसके बाद मम्मी के पास गए, गंजी कहाँ है, कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा पहन लिया। उसके बाद मम्मी हम जरा सा जाएं उसके दोस्त के यहाँ। मम्मी 8 साल का बच्चा बाहर जाने के बोलेगा तो मम्मी तो एकदम, तुम कहाँ जाएगा, हम लेके चलेंगे ना, तुम कहाँ? नहीं मम्मी हम बस चल जाएंगे, ये तो बगल में घर है। इतने में पापा ने देख लिया। पापा ने ऐसे बोला, पिस्तौल लेना है। हम हाँ लेना है, कड़ा होके एकदम, हाँ लेना है। तो ऐसे मम्मी को पैसा देके, जाओ तो इसको पिस्तौल दिलवा के लाओ। मम्मी हमको ले गई। अब 10वीं का सुबह है। आप क्या होता है ना कि किसी भी समय मार्केट में है ना, एक रात अगर कोई बहुत मेला सजा है तो अगली दिन सुबह बहुत ठंडी होती है। मेले की अगली सुबह बहुत ठंडी होती है। अब 10वीं के दिन सन्नाटा बस रहा है। मैं मार्केट पे घूमे जा रहा हूँ माँ के साथ, बंदूक। ये बहुत होता था जी, सच में बहुत होता कि जब मिल गए पैसे और वो मिल नहीं रहा है, सामान नहीं मिल रहा है। मैं माँ इधर से उधर दरवाजे जा रही है, इसी दुकान वाले को खटखटा के बोले कि पिस्तौल है क्या कोई, तो जो मतलब किसी तरह से एक पिस्तौल मिल गया। हम घर आ गए। उसके बाद मम्मी से रहा नहीं गया। मम्मी की एक व्यथा थी। एक तो उनकी मर्जी के खिलाफ मैं पिस्तौल लेकर आ गया था, पापा से प्रेशर डाल। मम्मी ने घर पहुंचा और मेरे चक्कर में मम्मी को कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया काम की व्यस्तता के बीच में। पापा के सामने मम्मी ने बड़े प्यार से बोला, आपका बेटा जो ना करवाए उस दिन आपका बेटा हो जाता है। तो ये इस पे भी हम बाद में आएंगे। उस दिन आपका बेटा हो जाता है। आपका बेटा जो ना करवाए, दरवाजा में जिसके हम जाते नहीं थे उसके दरवाजे घर में घुस के हम बंदूक कर दें। पिताजी को पता नहीं क्या आया, मेरे साथ WWE खेल गए भाई। पिस्तौल, और उसके बाद पिस्तौल ऐसे लेके बोलते, तुम्हें गोली मार दूं। यार अब तो पूरा कर दी डिमांड। अब तो मैंने डिमांड भी पूरी की और मेरी कुटाई भी की। तो मतलब होता है, मतलब ये एक है। उसके बाद ये, लेकिन इस तरह की घटना के बाद हमारे अंदर डर हो गया कि मुझे किसी चीज के लिए एक लिमिट तक जिद करनी है। और मेरा घर छोड़ने का प्लान उसके बाद कभी नहीं बना। नहीं छोड़ा नहीं, उसके बाद मैंने तय कर लिया मैं घर नहीं छोड़ूंगा, ये प्लान नहीं बनाऊंगा। मैं उन बच्चों में था जो कभी इस तरह से वो नहीं करता था, डिमांड नहीं किया करता था। मैंने बच्चे देखे हैं, और चूंकि हम लोग गांव में रहते थे, वो बच्चे अगर जिद पे आ गए, और जिद पे क्या, वो हर चीज पे जिद पे ही रहते हैं। उनका कांस्टेंट, वो 10-12 साल जिद में ही बिताते हैं। ठीक है, लूट रहे हैं। हाँ, और लूट रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं। तो उसका एक तरीका होता है, उनको कोई भी चीज़ मांगनी है तो जैसे आप कहोगे ना, मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, एक अर्जी दी जाती है कि सोच रहा हूँ ये ले लूँ, ये उसके पास है। वो रोना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो रोएंगे नहीं उनकी सुनी नहीं जाएगी। पहले मम्मी के सामने रोएंगे, और एक उनका राग होता है, हाँ, गा के हमारे और इस राग में जैसे देखेगा कि दोनों ने उसको नहीं देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अटेंशन के लिए उसकी पिच को हाई करते हैं। और फिर उसके बाद वो जमीन पे लौट जाएगा, रोएगा, सिर पटकेगा, लार बहाएगा, नाक बहाएगा, गंदा धूल में हो जाएगा। वो ये सब करेगा। और बच्चे ऐसा करते थे माँ के साथ जब वहां जाते थे, बाजार जाया करते थे। हाँ। आपको गांव में बच्चे देखे आपने, ऐसे धूल में जमीन किनारे से गिट्टी लेके खेल रहे होते। केबी सिंह की बस निकल रही है उनके बगल से, लग रहा है इनका आखिरी दिन है आज, कोई इनको देखने वाला नहीं। ये लावारिस बच्चे कहाँ से आए हैं? ये वो बच्चे हैं जिनकी माँ मार्केट गई है, वो उनको छोड़ देगी। तो चला जा भाई, कहीं भी जा, तू किसी के भी साथ खेल। उनको ले नहीं जाना चाहती क्योंकि उस एम्बैरेसमेंट से बचना चाहती है जो मार्केट में होता है। हाँ, ये बहुत एम्बैरेसमेंट। बच्चा नाली किनारे रो रहा है, ऐसे 10 सज्जन जो उस बच्चे के दादाजी को जाते हैं, अरे यदि उनकर पतोहिया है, अच्छा उनका लड़का बड़ा उत्पाती लड़का है। उस बड़ा उत्पाती छोड़ो,
उस दिन असली पता चलता है कि संयम की परिभाषा क्या हाँ, होती और वो रोके हुए हैं, रोके हुए हैं। एकदम मैं, खुद को मैं चाची को जानता हूँ कि चाची इतना सहती नहीं है। चाची इतना तो अपना सास का नहीं सहती हैं, लेकिन बच्चे का सह रही हैं, क्योंकि पीट नहीं सकती हैं। बड़े बुजुर्ग बहुत आसपास संयम, हैं। एकदम संयम से भरा हुआ चेहरा, लेकिन चेहरे में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, भाव भंगिमा सब कुछ ही है। पर जानते हो उससे एक ना आभा ऐसी आती रहती है कि एक बार तो लाइट ऑफ करो, फिर बताता हूँ इसको, एक बार तो लाइट ऑफ करो फिर बताता हूँ इसको, मतलब तुम लोकेशन चेंज करो, परिस्थितियां बदल दूंगा मैं यहाँ की, फिर तो इस मैं टाइप का जो माहौल होता करने है। वाली हूँ ना। हाँ, ये एकदम बहुत जबरदस्त होता है। तो मैं पुरखों से भी बदला ले लूंगी इस चीज का। मैं ऐसा बच्चा कभी नहीं रहा। मैं उन बच्चों में था कि जैसे पिपीहरी दिखी तो मैं मम्मी को पूंगी चाहिए, ठीक है, पापा को पूंगी, ठीक है, हाँ ठीक है, ये ध्यान नहीं दिया, मम्मी पापा ने, घर आ गए। अब घर आके हम लोग मांग रहे थे, आपको बोले थे हमको पूंगी दिला दो, आप नहीं दिलाए। बोले यार बोलना चाहिए ना, पापा मम्मी का ये होता है, बोल देते यार 3 रुपए की चीज है, अब घर आके तुम रो रहे हो, वहां पे तुमसे बोलते नहीं बना। तो शर्म इतनी थी ना कि कोई देख लेगा कि मांगते हुए कि बच्चा जिद कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको रोते देखा है। तो अगर मैं मुंह खोल के मांगूंगा कि मुझको पिपीहरी चाहिए, तो मैं उसकी कैटेगरी में चला जाऊंगा जो रोड में नाली किनारे लौट रहा है। नहीं देखो, इसमें क्या है ना कि मेरा बहुत एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि हम अभी भी जो हम तुमको किस्सा सुना रहे थे अपने लाइफ का, तो हमने क्या बोला कि हमारे पिताजी घूर के देखते थे, पर हकीकत ये है ना कि मैक्सिमम केसेस जब देखोगे कि पिता बिना मतलब के बदनाम है पिटाई के मामले में। असली निंजा टेक्निक माँ के पास होती है, पीटने की ना। हाँ, गजब निंजा टेक्निक होती है। वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बनाए होंगे कुछ लोगों ने बेलन रोटी बेलने के लिए, लोगों ने झाड़ू का जन्म इसलिए हुआ कि सफाई में मदद करे, पर ये किस काम आएंगे ये माँ तय करती है। आपने मीम देखे हैं जिसमें उड़ती हुई चप्पल, माँ की उड़ती हुई चप्पल का डर, वो सबसे कम हानिकारक और सबसे कम लगने वाली चीज है। चप्पल से मारो तो उसमें सम्मान है ना, कि चप्पल तो पिटाई के लिए होती ही थी, हम ये मान चुके थे। एफर्ट डाला, हाँ एफर्ट डाला, एफर्टलेस मारती थी। मेरे बर्थडे पे मेरी मम्मी ने मुझको पाइप से मारा है। पाइप से मार रही, किसी भी चीज से, वाइपर से मार रही। इन सब चीज के बीच में हम लोग बहुत मार कुटाई की बात करें, एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए भैया, चाहे जो हो बच्चों को नहीं पीटना चाहिए। हर बच्चा अलग होता है, उनके देखने पढ़ने और समझने का तरीका अलग होता है। आप एक बार में नहीं समझता है तो दोबारा समझाइए, फिर नहीं समझता है दोबारा समझाइए, और फिर नहीं समझता है तो कूटिए। हाँ, और कई बार कूटने का कारण, मतलब मुझको लगता है कि उस समय पे तो यही लगता था कि जबरदस्ती मारे जा रहे हैं, पर ये भी भरोसा है खुद पे ना कि हम इतने बदतमीज थे ना कि बिना पिटाई, मैं वापस वही डिस्क्लेमर कि ये कोई वजह नहीं है बच्चे को पीटने की, लेकिन मुझको अभी पता है कि अगर उस दिन मुझको ना पीटा जाता तो मैं वो काम ना रुकता। जैसे मम्मी ने बर्थडे पे जिस दिन मुझको मारा वाइपर से, उसके पहले की कहानी ये है कि मैंने एक ऐसी हरकत की थी कि उनकी चूड़ी उनके हाथ में लग गई थी और उनके हाथ से खून चल रहा था, और विशुद्ध मेरी गलती थी और जो मैं रोक सकता था, पर मैंने किया। हाँ, तो कीमत कौन देगा? ऐसे में तो पिटना ही पड़ेगा, मतलब उस पर मम्मी खून चल रहा है और वो ना मारे तो फिर तो मैं जिंदगी भर गिल्ट पे रहूंगा। पिटना पिटाना ये आप पर निर्भर करता है। कई लोगों का मतलब इसमें अब समाज में इस पे चर्चा होने लगी है। एक तो मम्मी पापा का ना शौक बड़ा होता था दुनिया को दिखाने का, फिर वहीं से वो सारे टर्म आते थे कि दुनिया के बच्चों को देखो, शर्मा जी का बेटा जो कीवर्ड एक चला करता है, या फिर वही आता है 4 लोग क्या कहेंगे। ऐसे दूसरों को बच्चों से वो करते थे, कंपटीशन करते थे या कंपेयर करते थे, और कहते मेरे पापा कुछ फेवरेट ऐसे डायलॉग्स थे कि फिनगिनी की तरह नाचते रहते हैं, टहटी जैसे चमकते रहते हैं। टहटी, हम लोग सोचे क्या है ये टहटी टट्टी, क्या चमकते रहते हैं, पीले पीले चमकते रहते हैं। फिर समझ में आया वो तांबे की तरह, वो नहाए धोए, वो जब नहाने के लिए मतलब कहते थे वेल क्लीन्ड अप चाइल्ड, एकदम बढ़िया से पूरा फिनेस के साथ सामने आता है, नमस्ते अंकल करता है। अरे नमस्ते तो हो ही नहीं पाता था। ओके, तुम लोग क्या करते हो? ऐसे कोई भी आता है मेहमान, उसके साथ अंकल जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते करके चले जाते हो, उनको कायदे से ऐसे अंकल जी नमस्ते और ऐसे अच्छी से बात करो। भाई घर से निकलने नहीं देते हो, लोगों से बात करने नहीं देते हो, कैसे अचानक रैंडम व्यक्ति आए तो उसके आगे हम आरजे बन जाएं और एकदम अच्छा खासा शो प्रेजेंट कर दें? आपसे ऐसा कराया जाता था कभी? नहीं, इस प्रतिभा प्रदर्शन पर्व। अरे प्रतिभा प्रदर्शन से हमको इससे बहुत शिकायत है, इस पूरे कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम कि ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा
समाज में अलग अलग लोगों के बीच में खुलकर परफॉर्म कर पाए या अपनी प्रतिभा दिखा पाए। मैं पर कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप उसे मदारी का बंदर बना दो। अरे सुनने में आया जी आपका बेटा अच्छा नाचता है। ये एक लाइन पापा और मम्मी के लिए सिग्नल है हाँ, कि अब मुझे अपने बेटे को नचाना है। हाँ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ करके दिखाओ अंकल को। बच्चा नाच रहा है, किसी को गवा दिया, किसी से वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। अच्छा काऊ पे एक वो ऐसे सुनाओ। मैं स्कूल में भी वही कर रहा हूँ, यहाँ भी क्यों करूँ? क्यों? अरे स्कूल तो ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं ना, काऊ फिश नोजी टच करो, नोज टच करके बताएंगे नोज कहाँ है, उनसे भी ये शुरू है प्रतिभा छोटे। प्रदर्शन। हाँ अरे ये प्रतिभा आप भी करेंगे। मैं देखिए मैं सीधे हम तुमको बोल रहे हैं, अगले 1 साल बाद जब हम तुम्हारे घर आएंगे तो तुम पहले बोलोगे कि अंकल को नमस्ते करो, जय करो, जय करो, जय करो, जय करो। तुम भी करोगे ये काम। उस दिन बोलोगे बताओ बेटा बेटा नोज कहाँ है, नोज कहाँ है, वो ऐसे तीत कहाँ है, ऐसे करेगी, प्यारी प्यारी सी बिटिया तीत करेगी, दांत भी नहीं दिख रहे होंगे उसके, इतने प्यार से करेगी। सब बात सर जानते हो, मैं इतने गारंटी बोलता हूँ कि उस बच्चे के दिमाग में उसमें क्या चल रहा था। मुझे अच्छे से पता है कि मेरा नोज कहाँ है, ईयर कहाँ है, आइज कहाँ है। मुझे ये भी पता है कि ये आदमी जो मुझसे ये करवा रहा है इसका दिमाग नहीं है। इसको नहीं पता इसका दिमाग कहाँ है। इसको नहीं पता इसका दिमाग का। अगर दिमाग होता तो मुझे मदारी का बंदर क्यों बना रखा है? क्यों? मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों दिखाए वो प्रतिभा? अब मान लीजिए कोई लड़का ऐसा हो कि जी ये जोड़ घटाव बहुत अच्छा करता है, तो क्या आप उसको ये दे देंगे कि 700 प्लस 400 करके बताओ? कैसे वो अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा? तो मतलब जिसका गणित अच्छा है, जिसके मैथमेटिक्स अच्छे हैं, तो वो तो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन ही नहीं कर सकता है। वो गैर प्रतिभाशाली बच्चा हो गया। खुद का नहीं देखते थे। खुद का कहां से? खुद की प्रतिभाएं बिल्कुल नहीं देखते थे। जैसे कोई चीज मांगी गई, ठीक है, उनसे कि फलानी चीज चाहिए, मम्मी पापा में होता है उसको नकार देते, ये कैसी मतलब का ही नहीं है। गुड़ खाने से पेट में इतने बड़े बड़े कीड़े रेंगने लगते हैं। नमक खाते हुए आपने नमक मांग लिया, बहुत छोटी चीज है। ज्यादा नमक खा रहे हो हड्डियां गल जाती हैं। अमेरिका में एक आदमी बहुत नमक खाता था, उसकी हड्डी गल गई थी। धोखे भी गजब गजब के दिया करते थे मम्मी पापा। जैसे कोई बड़ी सही सी चीज आई ना, जिसकी बड़ी दिन से डिमांड चल रही है, टीवी ही ले आए, नया कलर टीवी आया, ठीक है। अब टीवी आया है, आपकी नज़र है, टीवी खुल भी गया और ऐसा लग रहा है कि क्या इसके साथ अब डिश टीवी लगने वाला है मेरे घर पे, ऐसा कुछ है या इसी किस्म की। अरे बहुत सारे यार, ये तो इंटरेस्ट बहुत है। वो कहते क्या थे, उनका डायलॉग सुनिए। ये कहा करते थे कि हमारा नहीं है, ये 2 दिन के लिए आया है, रखा है, ये फलाने चाचा का है, फलाने मामा का है, वो आके ले जाएंगे इसको। ये तो बहुत दूरगामी झूठ है। हाँ। छलावा तो वो लाइव कर गया है कई बार हम लोगों के साथ। उन्होंने बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा उत्साह कब होता था? जब पापा बाइक निकालते थे दफ्तर जाने के लिए, और वो बाइक पे चलेंगे, बाइक पे चलेंगे। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा उनके साथ बाइक पे बैठ के पूरा शहर नाप लेना चाहता, नहीं है, थोड़ी देर के लिए। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो पापा के पीठ पीछे नहीं बैठना चाहते, वो आगे हवा की झोंक खुद लेना चाहते हैं। मैं एकदम बाइक, और उस दौरान बाइक चलाने से उनका कोई लेना देना नहीं है, पर बच्चे का हाथ बड़े प्यार से हैंडल पे रहता है। और जब वो हैंडल पे पकड़ के निकले तो आसपास के 3 बच्चे दे रहा, और बड़ा तो इस उत्साह में बच्चा रहता है। अब जैसे उसने सुना कि पापा की बाइक स्टार्ट हुई, बच्चा दौड़ा, पापा की बाइक। मान लो घर में भाई हैं, बहन है, सब दौड़े तेजी से बाहर पहुंचे। पापा पापा हम लोग को भी ले चलिए, हम लोग को भी ले चलिए। तो पापा बोले ऐसे थोड़ी ले जाएंगे, चप्पल पहन के आओ। आप गए चप्पल पहनने, पापा गए बाजार। आप इतना बड़ा छलावा, अवाक। वो भी दिन था जिस दिन हमने घर छोड़ने का फैसला किया था। कई दिन थे जब घर छोड़ने का फैसला, आदमी मुझे बाइक पे नहीं चढ़ने देता। काफका की पहली कहानी पढ़ने के बाद आपको वही मोमेंट याद आता है। यही है अब्सर्डिटी लाइफ की। और जो चीज़ उनको नहीं दिलवानी होती थी उसको वो सिरे से नकार देते थे कि ये जरूरी ही नहीं है, ये तो चीज़ ही खराब बनी है, मार्केट में है, लाखों करोड़ों लोग खरीद रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। या फिर कभी कभी कहते पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, फिर हम उनको किसी दूसरी जगह पे खर्चे करते देखते। हो सकता है वो हमारी पढ़ाई के लिए ही खर्चे कर रहे हैं, या किसी की शादी आ गई है और वहाँ पे हमको अच्छा बन के जाना है, शो ऑफ करना है, और फिर मैं उनके हाथ से गड्डियाँ निकलते देख रहा हूँ। और फिर उस मोमेंट पे आपको रियलाइज होता है, अरे इतने गरीब तो हम थे भी नहीं।
मैं जितना महसूस कर रहा था अपने दोस्तों के नीचे खुद को कि नहीं मैं ये बराबरी नहीं कर पाऊंगा, इतने गरीब, मम्मी के पास इतने गहने हैं, अगर इन गहनों के बदले पैसे ले लिए जाए किसी सुनार से तो कैसा हो। उस मोमेंट पे आपको लगता है कि धोखा तो ये भी है। धोखा, बहुत सारा धोखा, पर वो एक आर्ट है धोखा देना। हाँ, और मतलब ना इसको क्लास वाइज माने या नहीं माने, पर मध्यम वर्ग के लोग ना हाँ, जबरदस्त इस आर्ट ये को धोखा, सीखते। ये धोखा देने में अजब बहुत अजब माहिर होते हैं। धोखे। और वो सेम टाइम पे बहुत अमीर भी दिख जाएंगे, हाँ, सेम टाइम पे बहुत गरीब भी लग जाएंगे। और ऐसा झूठ वो अपने बच्चों के साथ भी बोल सकते हैं। हमें भी बोलना होगा। हाँ, हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, सीखेंगे तो हम जब भी। अब अगर आपका बच्चा 8 साल की उम्र में बोले कि मुझे स्मार्टफोन दिलवा दो, तो हम तो बताएंगे ना कि गरीब है हम, हाँ हाँ, पैसे नहीं है बेटे, इतने थोड़ी होते हैं, पैसे नहीं है बिटिया, ऐसे बोलेंगे। और क्या, सब पैसे तो नहीं- टैक्स में कट जाता है बेटा। सब टैक्स में कट जाता है बेटा, गरीब है। लेकिन जो पेरेंट मुझको सबसे खराब लगते थे बचपन में, अपने पेरेंट्स के अलावा, जो बाद में समझ में आया अच्छे लोग हैं, ये वो लोग होते थे जो बच्चों को अपने रोकते नहीं थे किसी चीज़ से। और मोस्टली चीज़ होती थी कि दूसरे की चीज़ वो ले लेते थे और उसके बाद रोने लगते थे, और उनको रोते नहीं थे, रोकते नहीं थे, क्योंकि वो रो रहा है, अब रो रहा है तो वो चीज़ उसकी। और बड़े क्रूर किस्मों के नियम मैं ऐसे लोगों से सुनता था और मेरी जल जाती थी कि भाई ये क्या अन्याय है। जैसे आपकी ही चीज़ है, उस बच्चे ने हड़प ली और अपने माँ बाप से कह दिया कि हमको तो पड़ी मिली थी, और वो एक पता नहीं कौन सी दुनिया का नियम लेके आते थे कि पड़ी पाई है तो उसकी है, तुम्हारी थोड़ी है, क्यों गिराए थे, अरे मेरी चीज़ थी ले लिया, मैं कैसे बताऊं कि क्यों गिर गई, बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये वाली पेरेंटिंग मेरे को बड़ी ख़राब लगती थी कि जब आप अपने बच्चे की चोरियों को जस्टिफाई करते हैं। यार इस वाले में ना बहुत थिन लाइन है। मैं पेरेंटिंग में खुद भी गुजर रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि कई बार मेरा बेटा आता है और वो शिकायत करता है कि उसके साथ मारपीट हुई। मतलब बच्चे आपस में खेलते वक्त एक दूसरे पे हाथ चला देते हैं, बहुत आम बात है, इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए। तो एक समय के बाद मतलब मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा होती है इस बात के लिए कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो। मैंने उसको बोला कि बेटा अब तुम्हें एक समय के बाद तुम्हें हिट बैक करना पड़ेगा। अगर लगातार कोई लड़का हर दूसरे दिन तुम पर हाथ चला रहा है, तो अब उसे तुम भी हाथ चला के जवाब दो, तब शायद उसके अंदर वो डर पैदा हो। मैं भी गया तो उसको सिखा के आया था कि हाँ, क्योंकि बुलिंग इसी ओर बढ़ता है, इसी तरह से आप बुली होना शुरू होते हैं कि आप जब जवाब नहीं देते हैं, आप कितने दिन उसे बोलोगे कि बस में उसके बगल में मत बैठना, क्लास में उसके बगल में मत बैठना। 9 घंटे 8 घंटे आपसे दूर है वो बच्चा, तो चांसेस है कि उसका एक दूसरे के साथ किसी बात पे फिर हो गई बहसा बहसी, किसी छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं। पर बुलिंग अलग चीज हो गई ना। जैसे आप कोई मैटर उसके माँ बाप के पास ले जा रहे हो, हाँ। मेरे मम्मी पापा के पास मेरी शिकायत आए तो मेरे मम्मी पापा का तो पहला ये रहेगा गिलोटिन पे चढ़ा दो, फिर इसकी बात पूरी सुनेंगे। हाँ 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 हाँ। और मैं उसकी शिकायत उसके मम्मी पापा के पास ले जा रहा हूँ और वो रिएक्ट नहीं कर रहे, उसमें भी वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसकी Bad चोरी को parenting. जस्टिफाई कर रहे हैं। बैड पेरेंटिंग। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को किसी अच्छी चीज़ें सिखाई। मैंने ज़िंदगी में चोरी नहीं की कभी, ये लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी का 1 रुपये नहीं चुराया। और उसका ये किस्सा इसमें है कि मुझे भागीदार बनना पड़ेगा, वरना लोग सोचेंगे इसने चुराया। नहीं, मैंने भी नहीं चुराया। तो ये सब चीज़ में ना पेरेंटिंग को ना आप अपने नज़रिए से भी देखते हो और पिता के नज़रिए से भी देखते हो। और इस पूरे क्रम में जब मेरा हमेशा से मानता रहा है, लोग इसकी शिकायत बहुत करते हैं कि हमारा और हमारे पिताजी के बीच वो उस किस्म का संवाद नहीं था जिस किस्म का संवाद हमारा आज अपने संतान के साथ है, या बेटा या बेटी के साथ है। पर कई बार आप उम्र में जब बढ़ते जाते हो तो कुछ संवाद ऐसे होते हैं पेरेंट्स के साथ आपके, जिस दौरान आप रियलाइज करते हो कि क्या ये वही आदमी है जो बचपन में मेरे साथ ऐसा कर रहा था। मेरे जीवन में भी एक पल है, मतलब ये शर्मा जी और स्टोरी से ही रिलेटेड है। मेरी मम्मी, मैं इसमें मम्मी को मतलब कहीं से भी ये होता है यार, अब उसी समाज में रह रही हैं जहाँ हर कोई अपने बच्चे की तारीफ कर रहा है, बता रहा भाई मेरा बेटा IIT निकाल लिया, मेरा बेटा फलाना जगह इंजीनियरिंग करने जा रहा था। मैं अपने चाल में था, नहीं कर रहा था कुछ भी नहीं। आई वाज डूइंग ओके, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरे कारनामे के चर्चे नहीं हो रहे हैं पूरे शहर में, अखबार में फोटो नहीं छप रहे हैं। तो मम्मी कुछ ऐसे ही बोल रही थी उस दौरान। थोड़ा सा पढ़ाई का एक मुश्किल दौर भी होता है ना, जब आप मार्क्स भी अच्छे नहीं ला रहे होते हो और समझ में भी नहीं आता आगे क्या करो। तो मम्मी ने कुछ बोला था ऐसे ही, देखो उनका भी बेटा इंजीनियर हो गया, उसका भी सुन रहे हैं कि इंजीनियरिंग में जा रहा है फलाना जगह पढ़ने के लिए।
अरे पापा बड़े गंभीरता से टीवी देख रहे हैं और ऐसे देखते देखते बोलते हैं, हाँ हाँ हम भी देखे, वो इंजीनियर 4-5 लोग नहीं बन पाया ना तो भूखे मर गया। और वो लाइन मुझे इतना जबरदस्त हिट किया, क्या क्या आदमी है इसने, कूल आदमी है यार, क्या कूल आदमी है ये, मैं इनसे दुश्मनी, मैं इनका साथ छोड़ के जा रहा था, मैं इनके कारण घर छोड़ के जा रहा था, क्या कूल आदमी है ये। मतलब आपको एहसास करा दिया उस एक लाइन में कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इन सारे पेरेंट्स को बोलता हूँ कि पहले स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विथ अदर। आपका बच्चा अलग है, उसका बच्चा अलग है, क्योंकि आपका योगदान उसके बच्चे में नहीं है, उसका योगदान आपके बच्चे में नहीं है। बहुत वो आपकी परवरिश का बच्चा है, वो उसकी परवरिश का बच्चा, दोनों बच्चे अच्छा करेंगे अपने जीवन में, अलग करेंगे, जरूरी थोड़ी है एक दूसरे जैसा करेंगे। तो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, उसके लिए सिन्हा जी का बेटा को मैच नहीं करना है। सिन्हा जी का बेटा अपना करेगा, मिश्रा जी का बेटा अपना करेगा, पांडे जी का बेटा अलग करेगा, यादव जी का बेटा अलग करेगा, महतो जी का बेटा अलग करेगा। तो ये कंपैरिजन जो है ना, तो और कंपैरिजन की शुरुआत वो प्रदर्शनी से होती है कि आप 10 बच्चों के बीच में एक को बोल रहे बेटा डांस करके दिखाओ, अब बाकी 9 इंफीरियरिटी में मरे जा रहे हैं कि मैं क्या करूं भाई, मुझे तो आता ही नहीं है डांस करना। ये वाली चीज नहीं, और आप बच्चे से वही करा रहे हो जिसमें वो बेस्ट है, या तो एम्बैरस होगा या बहुत अच्छा होगा, तो 4 बच्चे अलग से कूढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंटिंग के इस पार्ट से ना। मतलब मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर हम निकल जाएंगे, पर इतनी आसानी से मैं निकलता देखता नहीं है सोसाइटी को। ये हम सोसाइटी ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ को लेकर कि हमेशा प्रदर्शनी अपने टैलेंट की लगाए रखेगा। पर हम जितना भी वो है कि हमारे माता पिता ने कूटा या फिर हम कहते हैं पीटो, पर हकीकत बात नहीं है, बच्चे पीटने के लिए नहीं बने हैं। वो बहुत खाली स्लेट होते हैं और बहुत क्लीन स्लेट होता है, और क्लीन स्लेट पे आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जब आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो कभी कोई गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, और पिटाई गंदगी का हिस्सा हो सकता है। और जैसे वो कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब हम और आप कितना भी कह लें, पिटना भी ज़रूरी है हमारे लिए। हमें लगता है कि शायद हम पिटे तो बेहतर हुए, ज़रूरी नहीं है कि आज के बच्चे को ऐसा लगता हो। और इस चीज़ से हमें बिल्कुल, मतलब इसकी पूरी अपने हथियारों पे विराम लगाइए, कंट्रोल कीजिए। बच्चे पीटने के लिए नहीं बने हैं, समझाइए, दोबारा समझाइए, वो लर्निंग का प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा। तो ये रही पेरेंटिंग की बातें। हमने कैसे पेरेंटिंग अपने माता पिता से देखी और कैसे पेरेंट्स हम बनने जा रहे हैं, इस तरह की बातें। अच्छी पेरेंटिंग होती है, बुरी पेरेंटिंग होती है, तमाम चीज़ें देख के आप आगे बढ़ते हैं। आपकी कैसी पेरेंटिंग हुई या आप कैसे अभिभावक हैं, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करेंगे। हाँ कमेंट करेंगे। और उस कमेंट में कोई ये नहीं लिखेगा वी आर प्रेग्नेंट। हाँ, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगर आप मर्द हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। हाँ, आप कमेंट करने वाले कमेंटेटर हैं। आप लाइक भी कर देते हैं, पिछली बार हमने कहा था कि लाइक नहीं, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर कमेंट करें, खूब वीडियो शेयर करें, करें। सब्सक्राइब भी करवाना है। इतने मिलियन तो हैं तुम्हारे पास। कम पड़ता है, मिडिल क्लास को प्राइवेट थोड़ा पता है ना कैसा होता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, देखते रहिए द लर्न टॉप, देखते रहिए मध्यम वर्गीय। धन्यवाद।